बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न देखेंगे जो कि आपको परीक्षा में सीधे सीधे लड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। तो लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य कारण भारतीयों में, जो भारत के लोग थे, उनमें बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से असंतोष, ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के खिलाफ भारतीयों को एक मंच पर लाने के लिए ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, इसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दिलाना और संवैधानिक सुधारों की मांग करना था। लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो लिखेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई, तो 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो 1944 में। या फिर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में। ठीक, स्थापना की गई ताकि वैश्विक व्यापार को सुगम बनाया जा सके, मुद्राओं की स्थिरता बनी रहे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ठीक, लिख दीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न है। अगला है चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ पहला सत्याग्रह आंदोलन था। बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों ने नील के उत्पादकों द्वारा अन्यायपूर्ण नियम थोपे जा रहे थे। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को नील की जबरन खेती की प्रथा खत्म करनी पड़ी। यह भारत में गांधी जी की सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन की पहली सफलता थी। तो चंपारण सत्याग्रह में किसानों से नील की खेती कराई जाती थी, उसके खिलाफ ही आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। तो लिखेंगे ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख बाधा था। इटली के एकीकरण के समय ऑस्ट्रिया उत्तरी इटली के कई क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए था, लेकिन फ्रांस और प्रसा के समर्थन में इटली ने इन क्षेत्रों को स्वतंत्र करा लिया। वहीं जर्मनी के एकीकरण में प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हराकर इसे जर्मन मामले से बाहर कर दिया, जिससे जर्मनी को एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक, तो सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया इसके एकीकरण में दोनों के। अगला है औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को कैसे प्रभावित किया। तो लिखेंगे औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका पर गहरा प्रभाव डाला और नई फैक्ट्रियां और नई मशीनें का आगमन से रोजगार का अवसर बढ़े, लेकिन दूसरी ओर पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योगों को नुकसान हुआ। मजदूरों को लंबे समय तक कम वेतन पर काम करना पड़ता था और कार्यस्थल की परिस्थितियां भी खराब थी। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण मजदूरों का जीवन गुणवत्ता प्रभावित हुई। हालांकि बाद में श्रमिक आंदोलन और सरकार की नीतियों के कारण इसमें सुधार आया था। ठीक, तो ये 2 नंबर का प्रश्न था कि औद्योगिकरण ने मजदूरों का आजीविका को कैसे प्रभावित किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लिख दीजिएगा कि औद्योगिकरण के कारण एक तरफ तो रोजगार बढ़ा था, नए नए मशीन बना रोजगार बढ़ा, दूसरी तरफ जितना भी हस्तशिल्प जो चरखा से बनाकर सूत काटते थे उस सब बेरोजगार हो गए। जितना भी घर पे अपना घरेलू स्वरोजगार करते थे सभी लोग बेरोजगार हो गए थे। ठीक, अगला है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण 2 नंबर का प्रश्न है। तो लिखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला व्यापक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। इस आंदोलन में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग किया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, सरकारी स्कूलों और नौकरियों का परित्याग तथा ब्रिटिश संसाधनों से दूरी बनाए रखने जैसे कदम उठाए। इसमें किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग भागीदारी था। ठीक, जिससे यह पहला जन आंदोलन बन गया। तो इसमें सभी आंदोलन भारत के सभी लोग, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, सब मिल के इस आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए इसे पहला जन आंदोलन कहा जाता है। लिख दीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न है। आगे चलिए अगला प्रश्न, कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया कैसे। तो लिखेंगे कोयला और लोहा उद्योग औद्योगिकरण की रीढ़ मानी जाते हैं। कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था, जिससे भाप इंजन, रेलवे और फैक्ट्रियाँ चलाने में मदद मिल की। वही लोहे और इस्पात का उपयोग रेलवे ट्रैक, पुल, इमारत और मशीनों का निर्माण में हुआ। औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयला और लोहे की मांग तेजी से बढ़ी।
जिससे इन उद्योगों को तेज़ी से विस्तार मिला और औद्योगिकरण को गति मिली। तो ठीक 2 नंबर का प्रश्न लिख दीजिएगा कि लोहा के ही सब मशीन बनता है, कोयला से ही मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा मिलता है, इसलिए कोयला और लोहा के उद्योग को औद्योगिकरण का रीढ़ माना जाता है, गति प्रदान किया था। आगे चलिए, अगला है लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति को कैसे बढ़ाया। तो लिखेंगे लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 तक रहा था, कि नीतियों ने भारतीयों में असंतोष बढ़ाया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1871 में लागू किया, जिससे भारतीय अखबारों की स्वतंत्रता सीमित हो गई। आर्म्स एक्ट 1878 में लागू किया, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने से रोक दिया गया, जबकि अंग्रेज़ों को छूट थी। इसके अलावा उन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जब देश में भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे भारतीयों में गहरा आक्रोश पैदा हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन को तेजी मिली। अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो गए सभी लोग। अगला, गुटेनबर्ग ने मुद्रण का विकास कैसे किया, मुद्रण यंत्र का। तो लिखेंगे गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में यूरोप में पहला मूवेबल टाइपिंग प्रिंटर प्रेस विकसित किया। उन्होंने धातु के अक्षरों को एक फ्रेम में सेट किया, जिससे बार बार उपयोग किया जा सकता था। इसके लिए उन्होंने एक विशेष स्याही और प्रिंटिंग तकनीक विकसित की। 1455 ईस्वी में उन्होंने पहली बार गुटेनबर्ग ने बाइबल को मुद्रित की, जिससे पुस्तकों का तेज़ी से उत्पादन संभव हुआ और ज्ञान का प्रसार हुआ। तो समझिए, मुद्रण मतलब होता है किताब को छापना। जितना भी प्रिंटिंग प्रेस हो गया ना, उसे कहता है मुद्रण। आगे, आर्थिक संकट क्या है। तो लिखेंगे आर्थिक संकट वह स्थिति है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था गंभीर समस्याओं से जूझ रही होती है। इसमें मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, जीडीपी में गिरावट, वित्तीय संस्थानों का दिवालापन आदि शामिल होते हैं। आर्थिक संकट के कारण निवेश घट जाता है, व्यापार ठप हो जाता है और आम जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है। 1929 में महा आर्थिक मंदी आया और 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट का प्रमुख उदाहरण है आर्थिक संकट का। ठीक, तो आर्थिक संकट के बारे में लिख देना है। जब आर्थिक संकट मतलब कि देश में सब कुछ ठप हो जाती है, सब रोजगार खत्म हो जाता है, जीडीपी में गिरावट आ जाता है, उसका जो मुद्रा होता है देश का वो भी पूरा दम गिर जाता है, उसका वैल्यू, तब आर्थिक संकट आता है। ठीक, भारत में आर्थिक संकट कब आया था? 1991 में। मात्र कुछ दिन का भोजन बचा था भारतीयों के पास, तो फिर मनमोहन सिंह आए थे, वित्त मंत्री बने थे, वही सब कुछ सुधारे थे। अगला है हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो लिखेंगे हिंद चीन एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल है। इसे हिंद यानी कि भारत और चीन यानी कि चीन के बीच स्थित होने के कारण हिंद चीन कहा जाता है। यह क्षेत्र 19वीं शताब्दी में फ्रांस का उपनिवेश का अधीन था, इसलिए इसे फ्रेंच इंडो चाइना भी कहा जाता है। ठीक, अगला चलिए, खूनी रविवार क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। लिखेंगे खूनी रविवार यानी कि ब्लडी संडे 22 जनवरी 1950, आपको कहीं कहीं पे 9 जनवरी 1950 ही मिलेगा, 10 जनवरी 1950 ही मिलेगा, तो एक्चुअल है 10 जनवरी 1950, लेकिन 22 जनवरी भी सही है, 10 जनवरी भी सही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, यही फ़र्क था। उस समय जो कैलेंडर था, 2 कैलेंडर चलता था रूस में। पहला कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी था, दूसरा कैलेंडर के अनुसार 10 जनवरी। इसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका नाम था जूलियन कैलेंडर। ठीक, तो याद रखिएगा, इसलिए आपको अगर 22 भी दिख जाए तो गलत नहीं होगा, अगर 10 भी दिख जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कैलेंडर ही 2 था, एगो के अनुसार 22 था, एगो के अनुसार 10, यानी कि 11 दिन आगे पीछे चलता था उस दोनों कैलेंडर। ठीक, लेकिन अभी सब एगो होता है, मेन है ठाकुर प्रसाद कैलेंडर हमारे यहाँ चलता है, लेकिन रसिया में कौन चलता है हमको नहीं पता। ठीक है, 22 जनवरी 1905 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। यह एक बहुत बड़ा नरसंहार था। इस दिन श्रमिकों और किसानों का एक शांतिपूर्ण जुलूस जार निकोलस द्वितीय के महल की ओर बढ़ रहा था, जब रूसी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। इसमें हजारों लोग मारे गए या घायल हुए। इस घटना से 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई और जारशाही के प्रति असंतोष बढ़ गया। तो खूनी रविवार यही है, लिख दीजिएगा। संडे के दिन था जब घायल हुए थे, हजारों लोग को मारे गया था, घायल हुआ था, वह संडे के दिन था, यानी रविवार का दिन था, इसलिए खूनी रविवार कहा जाता है, या फिर इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। अगला, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लिखेंगे दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा 22 मार्च 1930 को शुरू किया गया एक ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को नमक कानून का विरोध करना था, जिसमें भारतीयों को नमक बनाने और बेचने से
रोका गया था। ठीक, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात के दांडी नामक तट तक 240 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इससे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ। नमक पर टैक्स लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए दांडी मार्च हुआ था, नमक सत्याग्रह। इसी प्रश्न को उलट के पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह क्या है, लिखिए। या फिर पूछा जा सकता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ, तो यही आंसर यही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मेजनी कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो लिखेंगे जोसेफ मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी था जिसे इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है या फिर मसीहा कहा जाता है। वह युवा इटली नामक यानी कि यंग इटली नामक संगठन का स्थापना किया था और उसने इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांटे होने की बजाय एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बनाने का सपना देखा। हालांकि उसके प्रयासों से तत्काल सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके विचारों ने आगे चलकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक, लिख दीजिएगा मेजनी के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर के। अगला है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, लिखेंगे तो लिखेंगे प्रमुख कारण निम्नलिखित था। पहला, राजनीतिक असंतोष। राजा लुई फिलिप की 1848 है ना, तो राजा लुई फिलिप की निरंकुश नीतियों और चुनावी भ्रष्टाचारों से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। दूसरा, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, गरीबी और खाना का संकट के कारण पूरे सभी लोगों में असंतोष था। ठीक, अगला सामाजिक असमानता, मजदूर वर्ग और किसानों का शोषण किया जा रहा था, इसलिए सभी लोग राजा के खिलाफ थे। ठीक, अगला था प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। सरकार ने प्रेस और सार्वजनिक सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। फिर यूरोप में क्रांति की लहर। पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक आंदोलनों की लहर चल रही थी, जिससे फ्रांस भी प्रभावित हुआ और 1848 में क्रांति हुआ। सबसे लास्ट क्रांति था 1848 का। पहला हुआ था 1789 में। ठीक, 1789 में। ठीक, दूसरा हुआ था 1830 में, फिर 1848 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, तो लिखेंगे निम्नलिखित भूमिका था। पहला, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी एक महान योद्धा क्रांतिकारी था। उसकी भूमिका इस प्रकार है, उसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया और दक्षिणी इटली को कई युद्ध लड़े। दक्षिण इटली में कई सारा युद्ध लड़ा। फिर 1860 में उसने सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त किया और इसे इटली का राजा विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। उसने इटली के विभिन्न राज्यों को एक करने में योगदान दिया, जिससे 1870 में इटली का पूर्ण एकीकरण हुआ था। ठीक, 1870 में नहीं, 71 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, मेन रूप से 71 माना जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत इसका एकीकरण हुआ था। जर्मनी का भी खतरे में हुआ था। ठीक, अगला, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, लिखेंगे ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता था। उसका योगदान इस प्रकार था, रक्त एवं लौह की नीति। उसने कूटनीति और युद्ध का उपयोग करके जर्मनी को एक किया था। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध। ऑस्ट्रिया को हराकर उसने उत्तरी जर्मनी राज्यों को प्रसा में नियंत्रित में कर लिया, यानी कि प्रसा यानी जर्मनी के नियंत्रित में कर लिया था। ठीक, अगला 1870 के फ्रेंच पर्शियन युद्ध, यानी कि जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। फ्रांस को हराकर उसने जर्मनी को एकीकृत किया और विलियम प्रथम होगा। ठीक, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। राष्ट्रवादी भावना, उसने जो जर्मन लोग थे, जर्मन जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाई और मजबूत नेतृत्व किया। जैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाले लोग कौन कौन थे? राष्ट्रवाद की भावना जगाए थे मंगल पांडे, झांसी की रानी। 1857 में जो क्रांति हुआ था उसी समय राष्ट्रवाद की भावना जगा था। ठीक, उस समय जो लोग थे, मंगल पांडे, झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, ये लोग थे जो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाए थे। ठीक, अगला है काउंट कावूर ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या कैसे बनाया, तो लिखेंगे काउंट कावूर ने इटली के एकीकरण के प्रमुख रणनीतिकार था। उन्होंने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बनाने के लिए कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उपयोग किया। यूरोपीय शक्तियों का समर्थन पहले प्राप्त किया। ठीक, उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन से मित्रता किया ताकि ऑस्ट्रिया के खिलाफ सहयोग मिल सके। 1859 का ऑस्ट्रियो सर्डियन युद्ध। कावूर ने
फ्रांस के साथ संधि कर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ा और उत्तरी इटली के कई क्षेत्रों को मुक्त करा लिया। फिर क्रीमियन युद्ध 1853 से 56 में भागीदारी। इटली ने ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन किया, जिससे उसे भविष्य में समर्थन मिलने की संभावना बढ़ी। क्रीमिया युद्ध में अगला था राजनयिक रणनीतियाँ। उन्होंने यूरोपीय शक्तियों को यह विश्वास दिलाया कि इटली का एकीकरण पूरे यूरोप में स्थिरता के लिए आवश्यक है। इस तरह काउंट काबूल ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दी। अंततः इटली का एकीकरण सफलतापूर्वक हो गया। अगला पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, तो लिखेंगे पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक, दस्तावेज या लेख को कहते हैं जो ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़ा, चमड़े या कागज़ पर लिखी जाती है। उपयोगिता, इसका क्या उपयोग है, तो लिखेंगे यह प्राचीन ज्ञान, संस्कृति, इतिहास को संरक्षित करने का माध्यम थी। धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा की जानकारी आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उपयोगी होती थी। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को पुराने समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को समझने में मदद मिलती है। जो हिस्ट्रियन होते हैं, पुरातात्विक लोग होते हैं, जो पुराने ज़माने के चीज़ कलेक्ट करते हैं, उनको पांडुलिपि से पुराने ज़माने के सब कुछ के बारे में, जैसे हम लोग अभी मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं कब कैसे हैं, तो पांडुलिपि की मदद से ही हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ लिखा जाता था पांडुलिपि पे, ठीक, तो इसकी उपयोगिता हो गई। अगला हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार कैसे हुआ, तो लिखेंगे फ्रांस ने 19वीं शताब्दी में हिंद चीन यानी कि वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस में उपनिवेश स्थापित किया। इसका प्रसार निम्नलिखित तरीके से हुआ था। सबसे पहला किया था धार्मिक मिशनरियों के माध्यम से। ईसाई मिशनरियों ने हिंद चीन में प्रभाव बढ़ाया, जिससे फ्रांस को हस्तक्षेप करने का मौका मिला, यानी धर्म के आधार पर बताने लगा कि ईसाई धर्म में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या बहुत अच्छे चीज़ है, सब बताने लगा, ठीक। सब चीज़ फ्री में मिलने लगा था ईसाई धर्म के लोगों को। जो ईसाई धर्म को अपना लेता था सबको फ्री में सब कुछ देता था। फिर अगला क्या किया, 58 से 62 का युद्ध, 1858 से 62 का युद्ध। फ्रांस ने वियतनाम के दक्षिण हिस्से पर कब्जा कर लिया युद्ध करके। अगला राजनीतिक नियंत्रण। फ्रांस ने कमज़ोर स्थानीय राजाओं को हटाकर अपने प्रशासन को नियुक्त कर लिया। आर्थिक नियंत्रण, कृषि, व्यापार और रेलवे का विकास किया ताकि फ्रांस को लाभ मिल सके। 1873 में उत्तरी वियतनाम पे कब्जा कर लिया। धीरे धीरे पूरे हिंद चीन पे नियंत्रण कर लिया था, ठीक। तो इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। ये 5 नंबर का प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार कैसे हुआ, अलग अलग पॉइंट देख के लिख लीजिएगा। इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसी में आपको ये PDF मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला अक्टूबर की क्रांति क्या है, तो लिखेंगे अक्टूबर की क्रांति 1917 में हुई एक समाजवादी क्रांति थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। यह जार निकोलस द्वितीय की तानाशाही सरकार के खिलाफ थी। 24 से 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने सेंट पीटर्सबर्ग, पेट्रोग्राड शहर में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग में सरकार पर कब्जा कर लिया, ठीक। पेट्रोग्राड शहर में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग में। इस क्रांति के बाद रूस में समाजवादी सरकार बना, सोवियत संघ में, ठीक। इसकी स्थापना हुई और जारशाही समाप्त हो गई थी। तो अक्टूबर की क्रांति समझ गए, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, 1917 में रूस में हुआ था, जिसमें लेनिन इसका नेतृत्व कर रहा था। लेनिन ने पेट्रोग्राड शहर में सब कुछ पे कब्जा कर लिया था और फिर यहाँ पे बोल्शेविकों की सरकार बनी और सोवियत संघ का स्थापना हुआ, जारशाही समाप्त हुई थी। अगला है प्रथम युद्ध के 2 कारण लिखें। प्रथम महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध के 2 कारण लिखें, तो लिखेंगे पहला राष्ट्रवाद। पूरे यूरोप में विभिन्न राष्ट्रों में आपसी प्रतिस्पर्धा और अपने वर्चस्व की भावना थी। खासकर जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा था। दूसरा है संधि प्रणाली। यूरोप में 2 गुट बने गए थे, मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आता था। फिर दूसरा था मध्य यूरोपीय शक्तियाँ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आती थी, जिसे ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता है, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914 को हुई, तो इन गठबंधनों के कारण पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो किसके मृत्यु के बाद हुआ था, आर्कड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, ठीक। अगला 3 कठिया प्रणाली के बारे में लिखें। तो 1917 में जो
किसानों पे नील की खेती पे तिनकाठिया प्रणाली लगाया गया था, उसी के बारे में लिखना है। लिखेंगे तिनकाठिया प्रणाली बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई एक अन्यायपूर्ण कृषि व्यवस्था थी। इसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 लगभग 15% भूमि के हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी और उनको खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसान अपनी मर्जी से दूसरी फसल नहीं उगा सकते थे, उन्हें बहुत कम दामों पर नील बेचना पड़ता था, जिससे वे कर्जदार हो गए थे। यही था तिनकाठिया प्रणाली, जिसमें किसी भी अगर आपके पास 1 बीघा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा पे नील की खेती करना होगा, अनिवार्य होगा। यही था 3/20, यानी कि अगर 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। तिनकाठिया प्रणाली। अगला है बिहार के किसान आंदोलन के बारे में लिखें तो लिखेंगे बिहार में कई किसान आंदोलन ने ब्रिटिश शोषण और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में मेन किसान आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने तिनकाठिया प्रणाली के खिलाफ आंदोलन किया। यह भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसने किसानों को नील की जबरन खेती करने से मुक्त किया। ठीक, अगला क्रांति मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया तो लिखेंगे मुद्रण क्रांति यानी कि प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन ने आरंभिक 15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से हुआ। इसने आधुनिक विश्व पर गहरा प्रभाव डाला। ज्ञान और शिक्षा का प्रसार हुआ। किताबें सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने लगी, जिससे शिक्षा का प्रसार हुआ। अभी हम लोग 20 रुपये 30 रुपये में कॉपी खरीद लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माना में बहुत महंगा आता था कॉपी किताब। जब पांडुलिपि पे लिखा जाता था उस समय कुछ नहीं था, किताबें छपती ही नहीं थी उस समय। लेकिन जब से मुद्रण क्रांति हुआ तो किताबें छपने लगी और आसानी हो गया पढ़ाई लिखाई। ठीक, अगला नवजागरण वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों का व्यापक प्रसार हुआ। धार्मिक सुधार मार्टिन लूथर के सुधारवादी विचारधारा के कारण मुद्रण क्रांति में तेजी आई और धार्मिक सुधार भी हुआ। ठीक, फिर लोकतंत्र और क्रांति को बढ़ावा। फ्रांसीसी क्रांति और अन्य सामाजिक आंदोलनों में मुद्रित पर विचारों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष मुद्रण क्रांति ने शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और समाज में व्यापक परिवर्तन लाया और आधुनिक युग की नींव रखी। तो मुद्रण क्रांति के बाद ही जो हमारा वर्तमान युग है, जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक युग, उसकी स्थापना हुआ, नींव रखी गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 1929 के महा आर्थिक मंदी के बारे में लिखना है। महा आर्थिक संकट तो लिखेंगे 1929 की आर्थिक संकट, जिसे महामंदी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट थी। इसका कारण क्या था? कारण और परिणाम लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का प्रश्न लिखेंगे अमेरिकी शेयर बाजार का पतन। 24 अक्टूबर 1929 को, जिसे ब्लैक थर्सडे कहा जाता है, अमेरिकी शेयर बाजार गिर गया, जिससे निवेशकों का भारी नुकसान हुआ। बैंक का दिवालिया होना, बैंकों ने कर्जा देना बंद कर दिया, जिससे व्यापार ठप हो गया। मांग की आपूर्ति में असंतुलन, उद्योग ने अधिक उत्पादन किया लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। व्यापार में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी कमी आई, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसका परिणाम क्या हुआ? इस हम कारण हो गया लिख लिए, अब परिणाम लिखते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। दूसरा, उद्योग, व्यापार और कृषि में गिरावट आई। फिर कई देशों की सरकारी आर्थिक सुधार की नीतियां लागू करनी पड़ी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1929 के प्रमुख कारणों में यह एक प्रमुख कारण था। आर्थिक मंदी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ गया था। अगला है डी औद्योगिकरण क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि बी औद्योगिकरण। तो लिखेंगे बी औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण में गिरावट आती है। ठीक, और सेवा क्षेत्र का विकास होता है। मतलब कि जो उद्योग क्षेत्र है उसमें गिरावट आती है और सेवा क्षेत्र का विकास होता है, उसे बी औद्योगिकरण कहते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर का द एंड होता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। इसी में से प्रश्न आएगा आपसे, जितना भी बता दिए ना हिस्ट्री का प्रश्न, इसमें से बाहर एक भी नहीं आएगा आपका 2025 का एग्ज़ाम में। एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। अगर पूरा पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, तो एक भी बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, नहीं छूटेगा। ठीक, PDF का लिंक कहाँ मिलेगा? PDF आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिलेगा इसका टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें जुड़े जाइए टेलीग्राम में, वहीं पर आपका PDF मिल जाएगा। ठीक।